नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। भारत में कोरोना के कारण स्थिति दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। हालात यह है कि हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नया रिकॉर्ड बना रही है। बीते 29 अप्रैल को 11:30 बजे जो आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 3,86,645 संक्रमितों की पहचान 24 घंटे के अंदर हुई। वहीं इस दौरान 3,457 लोगों की मौत हुई। सबसे अधिक संक्रमितों की पहचान महाराष्ट्र में हुई, जहां 66,159 लोग संक्रमित पाए गए। मृतकों की संख्या के मामले में 771 लोगों की मौत के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा। देश में कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या 1,83,76,524 हो गई थी। वहीं सोशल मीडिया पर बीते सप्ताह कोरोना से होने वाली मौतों, ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों के संकट से संबंधित खबरें प्रमुख रही, लेकिन सुर्खियों में रही 28 अप्रैल 2021 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के जिलाधिकारी डॉक्टर शैलेश कुमार यादव द्वारा शादी समारोह में की गई छापामारी है। दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें डीएम डॉक्टर शैलेश कुमार यादव दलबल के साथ एक मैरिज हॉल में लोगों को भगाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में वह बता रहे हैं कि अगरतला में रात के 10 बजे के बाद रात्रि कर्फ्यू है, लेकिन मैरिज हॉल में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने छापामारी की है। इस वीडियो में जिस बात को लेकर जिलाधिकारी की आलोचना हो रही है, उससे मूल रूप से एक ब्राह्मण पुरोहित की पिटाई की है। इसे लेकर जहां एक तरफ सवर्ण जिलाधिकारी की आलोचना करते हुए नजर आए हैं, तो दलित बहुजनों ने उनकी तारीफ भी की है। हालांकि बढ़ते विरोध के कारण डॉक्टर शैलेश यादव ने माफी भी मांग ली है। इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य की प्रोफेसर हेमलता महेश्वर ने भी अपना पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणवाद के खोखलेपन को जाहिर करते हुए जैसे ही कोई सैद्धांतिक तर्क रखिए, अधिकतर ब्राह्मणवादी ब्राह्मण व्यक्तिगत आक्रमण करने लगते हैं। 70 वर्षों के लोकतंत्र में सर रहकर भी नहीं सुधरे। वहीं जाने माने पत्रकार दिलीप मंडल ने इस संबंध में लिखा कि अगर अगरतला डीएम शैलेश यादव के खिलाफ ब्राह्मण समाज अपना जातिवादी अभियान बंद नहीं करता, तो यादव समाज को शादी, जन्म, मरण आदि में ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर देना चाहिए। मेहनतकश और गौरवशाली यादव जाति बाकी ओबीसी को रास्ता दिखाए। आप किसी का दिया नहीं खाते हैं। कोरोना के अंतर्नाद के बीच जातिवादी प्रलाप करने वालों में आईआईटी खड़गपुर की अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर सीमा सिंह का नाम भी बीते सप्ताह सुर्खियों में रहा। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह एक ऑनलाइन क्लास में एससी और एसटी छात्रों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिख रही हैं। इस कारण उनसे संबंधित पोस्ट सुर्खियों में रहे। इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने एक पत्र में प्रोफेसर सीमा सिंह के खिलाफ जांच कराने की बात कही है तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसके अलावा 800 से अधिक छात्रों ने खुला पत्र लिखकर प्रोफेसर सीमा सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली है। यह विडंबना है कि सीमा सिंह द्वारा सहलिखित एक अन्य शोध पत्र लर्निंग टू लर्न फ्रॉम द अदर सबाल्टर्न लाइफ नैरेटिव, एवरीडे क्लासरूम एंड क्रिटिकल पीडेगोगी का सारांश कहता है कि जब वर्ग, नस्ल, जाति, लिंग, त्वचा के रंग और समाज में को अमानवीय बनाने वाली अन्य ऐसी समस्याएं हो, तब शिक्षा इससे बेखबर नहीं रह सकती कि समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके हित में हो रहा है।
बीते 26 अप्रैल 2021 को हिंदी का बृहद शब्दकोश तैयार करने वाले अरविंद कुमार का निधन कोरोना की वजह से हो गया। वे दिल्ली में एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन की सूचना पर देश भर के बुद्धिजीवियों ने एक शोक संदेश विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। अपनी टिप्पणी में जाने माने बहुजन पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा कि बहुत बड़ी क्षति, सचमुच अपूरणीय। हिंदी का पहला समांतर कोश थिसॉरस तैयार करने वाले भाषाविद, माधुरी के पूर्व संपादक और कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक अरविंद कुमार नहीं रहे। अंतिम समय तक वह अपने भावी प्रकल्पों को पूरा करने में लगे रहे। अरविंद जी 91 वर्ष के थे। बेहद अध्ययनशील, अनुशासन प्रिय और मेहनती होने के चलते ही उन्होंने अपने जीवन में इतने महत्वपूर्ण काम किए। इसमें उनकी विदुषी जीवन संगिनी कुसुम जी की भी उल्लेखनीय भूमिका रही। उनसे मेरा संपर्क बहुत समय बाद का है, वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कम समय के औपचारिक परिचय के बाद भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका बौद्धिक संरक्षण और स्नेह मिला। अरविंद जी ने जो काम किए वह उन्हें हिंदी भाषा साहित्य और पत्रकारिता के इतिहास में हमेशा जिंदा रखेंगे। अरविंद कुमार बहुजन समाज की वैचारिक को मजबूती प्रदान करने वाले साहित्यकार रहे हैं। 50 आदि के दशक में कांग्रेस छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी का उत्साही सदस्य बने थे। कांग्रेस में नौजवान गांधी के उदार आंदोलन के अंतर्गत हरिजन बस्तियों में शिक्षा का प्रसार करने, बच्चों और बुजुर्गों को पढ़ाने जाया करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के करोल बाग ब्रांच में को चित्रकार राम कुंवर और उनके छोटे भाई चिंतक लेखक निर्मल वर्मा और भविष्य के सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वामीनाथन से निकट संपर्क का सौभाग्य मिला और इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जिला स्तर की एक मीटिंग में इन्होंने अपने अज्ञानवश निर्मल से पूछ बैठा, कामरेड हमारी हरिजन नीति क्या है? मुझे एक बिल्कुल अस्वीकार समाधान दिया गया। साम्यवाद में पूंजीवादी सर्वहारा आदि वर्ग होते हैं, हरिजन इसमें से कुछ भी नहीं है। इसलिए इस संबंध में हमारी कोई अलग नीति हो ही नहीं सकती। इन्होंने उत्तर से संतुष्ट तो नहीं थे, पर सोचा कि कोई गंभीर बात है जो बाद में समझ में आ जाएगी। 60 आदि दशक आते आते न सिर्फ साम्यवादी रहे थे, ना ये अफसोस की बात तो यह रही कि निर्मल हिंदूवाद के पैरोकार बन गए और इन्होंने कट्टर विरोध का रास्ता चुन लिया और अभी तक भी विरोध का ही रास्ता रहा। बिहार में कोरोना काल में भी जातिवादी उत्पीड़न व अत्याचार का दौर जारी है। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया में बीते 27 अप्रैल को वायरल हुआ। यह वीडियो बिहार के नवादा जिले के रोह प्रखंड के कुंज पंचायत के देमोबारा गांव का है। वीडियो में एक दलित युवक के हाथ पांव बांधकर मरणासन अवस्था तक पिटाई करते हुए दिखाया गया है। 28 अप्रैल 2021 को दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित खबर के मुताबिक सामंती मानसिकता वाले ऊंची जातियों के लोगों ने दलित युवक को न केवल इसलिए पीटा बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एस बोपन्ना की खंडपीठ ने बीते 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन का इलाज दिल्ली के किसी अस्पताल में कराने का निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया। बताते चलें कि कप्पन को पिछले साल तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे हाथरस में मनीषा वाल्मीकि बलात्कार व सांस्थानिक हत्या की
रिपोर्ट कवर करने जा रहे थे। उनके ऊपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने वाले का आरोप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया तथा उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज है। खंडपीठ के सामने यूपी सरकार की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने खंडपीठ पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि किसी कोरोना मरीज के बजाय कप्पन को बेड कैसे दिया जा रहा है। ऐसे आरोपी को विशेष सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए जो किसी प्रबंधित संगठन का सदस्य रहा हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण को इंसानियत के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता है। बिहार के चर्चित साहित्यकार व बहुजन विचारक प्रेम कुमार मणि की पत्नी ममता मणि व के दोनों बेटे कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इस संबंध में उनके पुत्र आलोक मणि ने अपने पोस्ट में लिखा कि कोविड से हम तीन मैं, माँ और भाई बीते 8 अप्रैल को संक्रमित हुए। कहीं न कहीं हमने सावधानी नहीं बरती, जंग जारी है। उसी बीच माँ की तबीयत 19 अप्रैल को ज़्यादा बिगड़ गई। स्थिति नाजुक थी, माँ की बात थी। मैंने हिम्मत जुटाई, परिवार से बहन भाई ने हिम्मत जुटाई, माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। 5 घंटे तक एक अस्पताल का चक्कर काटने के बाद भी बेड नहीं मिला। मेरे साथ मेरी माँ और छोटे मामा थे। मामा ने 4-5 घंटे तक ऑक्सीजन की व्यवस्था की। हालत नाजुक होती जा रही थी। सबने एम्स पटना से संपर्क किया। काफी मुश्किल बाद एक बेड मिला। हमने करीब आधी रात को माँ को एडमिट करवाया। अगले दिन एम्स से आदेश हुआ कि प्लाज्मा लाइए। कई लोगों ने मदद की कोशिश की पर कुछ भी न हो सका। जैसे तैसे एम्स ने ही प्लाज्मा की व्यवस्था की। फिर 2 दिनों के बाद माँ को आईसीयू में ले जाना पड़ा। माँ ने हिम्मत नहीं हारी, वो जूझती रही। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। माँ ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। चिकित्सकों ने काफी साथ दिया। उन तमाम हेल्थ वर्कर्स का भी शुक्रिया जो दिन रात एम्स में मेहनत कर रहे हैं। छोटे मामा, बहन, भाई, परिवार के सभी लोगों का शुक्रिया। पापा जी ने अपना मन मजबूत रखा, वे झुके नहीं और दिन रात माँ के लिए चिंतित रहे और आज माँ घर आ गई है।